फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था और कुछ अच्छे क्वेश्चंस 4-5 लगवाए थे। उसके बेसिस पर आप किसी भी टेक्स्ट बुक की पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार, इसकी जानकारी रखनी है। इसको याद नहीं करना है, केवल समझ के छोड़ देना है इसको। तो हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स आता है। पंक्ति आव्यूह क्या है ये, इसको हम लोग समझेंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें केवल एक रो हो। अब वो रो चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, ये रो है। अब इसको हम ऐसे अगर बंद कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। तो इसके बेसिस पर अगर हम इसमें 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, अगर हम इसमें केवल रखते हैं 1, 2, अगर हम इसमें लिखते हैं 0, 1, -1, 5, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। इसमें भी सिर्फ एक रो है, इसमें भी सिर्फ एक रो है। तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये सब डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस हैं, आव्यूह हैं, और सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। सबका ऑर्डर जरा ध्यान से देखिए। ऑर्डर लिखने के लिए हमने बताया था m/n, यानी m रो की संख्या को बताता है। नंबर ऑफ रोज, इसमें 1 है तो 1, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये 3 हो गया। इसमें एक ही रो है और इसमें कॉलम कितने हैं, 1, 2, इसमें एक रो है, कॉलम 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखते हैं, जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को अगर हम इस तरह से लिखते हैं और इसका अगर ऑर्डर m/n लिखते हैं, तो अगर ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बनना चाहता है तो m की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स आता है। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, ये रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ देखिए एक ही कॉलम होगा। ये देखिए एक कॉलम है, रो कितनी भी हो सकती हैं, इसकी चिंता हमें नहीं है, रो चाहे जितनी हो। तो कॉलम हमको सिर्फ एक दिखाई देना चाहिए हमें। इसमें भी देखिए एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट कॉलम है। रो कैसे गिनते हैं, ऐसे, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। कॉलम एक है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख दिए हैं। तो इसके अंदर हम अगर इसका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिखते टाइम कौन सा नंबर लिखेंगे, रो कितनी है, 1, 2 रो है, कॉलम 1 है। इसमें देखिए सबसे पहले रो लिखेंगे 1, 2, 3, ये 3 रो है और एक कॉलम है। ये हो गया इसका ऑर्डर। तो इसमें खास बात क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो उसका n हमेशा 1 होगा। ये देखिए n 1 है। ये रहा कॉलम मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है, बाकी इसको रटना नहीं है। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। ये बहुत ही इजी है। जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 से फिल हों, एंट्रीज सारी 0 द्वारा हो रही हों, उनको हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक खास बात ध्यान रखनी है इसमें आपको, वो खास बात ये है कि नल मैट्रिक्स के लिए सिंबल इंग्लिश का कैपिटल O, ये 0 नहीं है, ये O। ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, ये बहुत अच्छे VIP क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाली है। O का मतलब है नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये रहा नल मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर का हो, इसमें ऑर्डर का मायने नहीं रखता, चाहे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, लेकिन अंदर एंट्रीज 0 से होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से कहानी शुरू होती है।
क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का रोल लगभग हर क्वेश्चन में रहता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वेरी सिंपल, जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अगर 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, अगर 4 रो हैं तो फिर 4 कॉलम हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्गाव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दिए हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स सारे हैं। तो देखिए, इसमें एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो यानी R1, R2 और ये है R3। तो इसमें रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, कॉलम भी 3 है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, कॉलम भी इसमें 2 हैं, तो 2/2। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी बराबर है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन गया। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो ये 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये टेंशन मत लीजिएगा कि हमने जैसे एग्जाम्पल में जो इच्छा हुई वो नंबर डाल के एग्जाम्पल बना दिया। अब यहाँ पर जैसे 9 लिखा है, आप 1 लिखो, -1 लिखो, जो 1/2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। एंट्री आप चाहे जिस नंबर से कर लो, ये मायने नहीं रखता है। तो ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बस ये ध्यान रखिएगा, m = n होता है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। इसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होकर के समझेंगे, क्योंकि ये अब आगे काम बिगाड़ना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम आपको अलग से प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा समझ में, आप इसको अच्छे से समझ ही नहीं सकते। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही प्रिंसिपल डायगोनल दिखाई देगा, किसी और मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता। प्रिंसिपल डायगोनल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण हमेशा वर्ग आव्यूह के अंदर ही होगा, किसी और आव्यूह के अंदर नहीं होगा। तो अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल वेस में सैद्धांतिक रूप से बनाकर दिखाना चाहते हैं। एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। कितने भी ऑर्डर का लिख सकते हैं, जैसे हमारा मन कर रहा है। 3/3 का एक आइडियल होता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर 3/3 का ही इस्तेमाल करना है। तो 3/3 का हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना होगा। तो 3/3 में जैसे ये जनरल एलिमेंट हम लिख रहे हैं, ए, इस तरह से ये हमने लिख दिया। क्या हुआ? ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये R1, ये R2 और ये रहा R3। इसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो अब हम किसी भी इसके एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? I/J पहले बता चुके हैं। I क्या बताता है कि ये एलिमेंट ith रो का है, J क्या बताता है? jth कॉलम का है। तो ये फर्स्ट रो का है, ये भी फर्स्ट रो का है, ये भी फर्स्ट रो का है। सबसे पहले नंबर हम रो का लिखते हैं, और ये इसके बाद ये है सेकेंड रो का, ये सेकेंड रो का है, ये भी सेकेंड रो का है, ये थर्ड रो में है, ये थर्ड रो में है, ये भी थर्ड रो में है। अब इसके बाद अब कॉलम नंबर लिखा जाएगा, तो ये कॉलम को बताता है। तो ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड कॉलम में सारे हैं, तो इसका 2 लिखा जाएगा। ये सारे एलिमेंट थर्ड कॉलम के अंदर हैं, तो यहाँ पर 3, 3 और 3 लिख दिया गया। तो यहाँ पर ये
जनरल एलिमेंट को शो करता है, मतलब ये सबको शो कर रहा है। तो जिस जिस एलिमेंट का i और j बराबर हो, i और j बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा, i और j बराबर हो, यानी A11 A22, देखिए इसमें i और j बराबर है A33, इसका मतलब हुआ कि ये एलिमेंट, ये वाला A11 A22 A33 ये है। तो ये तीनों एलिमेंट में क्या खास बात दिख रही है कि इसका i और j बराबर है। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, और ये इस एलिमेंट के अक्रॉस जो ये लाइन बनती है, ये लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। तो प्रिंसिपल डायगोनल वो डायगोनल होता है जिसके अंदर पड़ने वाले एलिमेंट की क्वालिटी होती है कि इसका जो सफिक्स में नंबर होता है i और j वो इक्वल होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन हमें नहीं मतलब है, हमें बस ये जानना है प्रिंसिपल डायगोनल कौन होता है। ये प्रिंसिपल डायगोनल, कभी भी ये प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें i j बराबर नहीं है। ये देखिए 1 3 कहाँ बराबर है, 3 1 कहाँ बराबर, बराबर i और j की वैल्यू इसी में मिलेगी। तो यही हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल होगा। अब जैसे देखिए इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, क्योंकि ये 2 by 2 का है मैट्रिक्स, तो इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। ये A11 है, A22 है, इसी तरह से इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल इसे ही कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर, शर्त लगी हुई है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को के अलावा बाकी के जितने एलिमेंट बचे वो कौन कौन से, ये देखिए नीचे के और ये ऊपर के। देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसको हमने हाइड कर दिया। अब प्रिंसिपल डायगोनल को आप हाइड कर दीजिए, उसकी चिंता हमें नहीं है। हम देखेंगे अब इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट चमक रहे हैं वो सब 0 होने चाहिए, तब हम इस मैट्रिक्स को विकर्णावयव डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। तो ये डेफिनेशन आपकी दोनों लैंग्वेज में ऊपर लिखी हुई है। ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? फिर से, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सारे भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पता है तो समझिए खेल खत्म है। तो इससे मजाक नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से ज़्यादा सुनेंगे। यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में इसको इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव भी बोलते हैं। बहुत आसान है, बस केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले बोला जाएगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 का। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हों, इसके अलावा और कोई नहीं। ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हों और बाकी के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये नहीं यहाँ कुछ और आ जाए, ये सब 0 होने चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये होना चाहिए 1। तब इसको हम इकाई अवयव या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको भी स्पेशल सिंबल दिया गया है I, इसको इंडिकेट करेंगे कैपिटल I से। देखिए I से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पर ये 3 क्यों लगाया गया? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर ये 3 by 3 लिखोगे तो दोनों जगह ही m और n दोनों ही 3 है, तो यहाँ पर हम केवल 3 डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम ये I2 से शो करेंगे। और इसमें
देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं, बाकी के सब 0 हैं, तो इसलिए इसको हम I2 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें आप कॉन्सेप्ट के तरीके से देखिए भाई, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये हर एलिमेंट का अपना लोकेशन, जैसे ये एलिमेंट कहाँ पर है, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट कहाँ है, ये है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का। ये एलिमेंट कहाँ है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का है। इस तरीके से ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं, देखिए AIJ जितने भी एलिमेंट हैं 1 होना चाहिए। ये AIJ की वैल्यू 1, लेकिन I और J की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि I बराबर J हो, I बराबर J हो। देखो तो यहाँ I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J, तो A11, A22, A33 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। देखिए इसमें है। और अगर इसमें I और J बराबर नहीं रहता, I और J बराबर नहीं रहता, I डज नॉट इक्वल टू J, तब ये वैल्यू 0 होगी। तो देखिए भाई, यहाँ पर I और J बराबर नहीं, तो इसकी जगह पर देखिए 0 लिखा है। यहाँ पर I और J बराबर नहीं, तो इसकी जगह 0। यहाँ पर I और J बराबर नहीं, तो इसकी जगह 0। तो इस तरीके से समझ रहे होंगे कि इनके लिए I और J बराबर नहीं है, तो 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ध्यान से आप समझ के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसमें ये रहता है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको हम समझ लेते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ 5, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, अगर यहाँ पर 9 तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के यानी मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। बाकी के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। ये भी देखिए, तो इसके लिए आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्म में लिखा है कि ये अगर I और J बराबर नहीं है, यानी इनके लिए I और J बराबर नहीं होगा, तो फिर AIJ की वैल्यू 0 होगी। देखिए 0 है। और अगर I बराबर J हो जाता है, यानी इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो गई, तब उसके सारे एलिमेंट्स K की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, इसमें K की वैल्यू क्या है 2 है। ये स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। हालांकि इसकी कोई खास हमें ज़रूरत कहीं नहीं पड़नी है, लेकिन कभी कभी ये जानकारी सामने आ जाती है। तो ये बहुत सिंपल है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही देखा जाता है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। सिंपल है, नाम का उल्टा अपर, तो उसके नीचे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। इसमें देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का देखिए जितने भी एलिमेंट पढ़ रहे हैं वो 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका उल्टा हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली चीज, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हों वो सब 0 होने चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर मैट्रिक्स, इसका आगे ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही। इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ये रहा स्केच पेन के नीचे, और इसके ऊपर के सारे एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं 0, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ये जो लिखा हुआ है I इज लेस देन J, इसका मतलब है कि
ये देखिए कि इसमें आई की वैल्यू जे से छोटी है, आई की वैल्यू जे से छोटी है, आई की वैल्यू जे से छोटी है, तो ए आई जे, जबकि आई इज लेस देन जे, ऐसे ऐसे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये देखिए जीरो है। ये कॉन्सेप्ट के तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है मैट्रिक्स की इक्वलिटी। कब दो मैट्रिक्स बराबर होंगे? तो उसके लिए ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर बराबर हो, ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर बराबर हो, यानी PQ और RS सेम होना चाहिए। अगर ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का हो, ये 2/3 का है तो ये भी 2/3 का होना चाहिए, ये 10/2 का है तो ये भी 10/2 का होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो उसके अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों के से सिमिलर अगर है तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जैसे कि ये देखिए, ये प्लस लिखा हुआ है, मीन्स ये एक ही टर्म है, तो ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये एक रो दो रो, ये दो रो है और एक कॉलम है, ये 2/1 का है। तो देखिए इसमें दो रो है और एक कॉलम है, तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। और ये कह दे अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी इसका ये वाला एलिमेंट, इसका ये वाला एलिमेंट, ये A11 है, ये जो है B11 मान लीजिए, तो A11 इक्वल टू B11 बराबर है, मीन्स ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। इससे एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से इसकी कंपैरिजन कर लीजिए, एक इक्वेशन इसकी बन गई और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज जो आप पहली लगाएंगे तो उसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि दो मैट्रिक्स के कंपेयर करके कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसमें छिपे हुए अननोन की। इसके बाद अब स्टार्ट होगा मैट्रिसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स का एडिशन, ये हम पढ़ेंगे। तो दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं भाई? अगर दोनों मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो दोनों ऐड तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और ऐड कैसे करते हैं? दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। कैसे? देखिए, ये एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 2/3, दूसरा मैट्रिक्स ये भी 2/3 ऑर्डर का है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे। ऐड कैसे करेंगे? A को B के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो इसका A11, इसका A11 आपस में ऐड होगा, इसका A12, इसका A12 ये आपस में ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसी तरह से ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, और फिर ऐड करना जानते ही हैं, ये ऐड कर लिया, हो गया एडिशन। तो ये हो गया दो मैट्रिक्स का समीशन, एडिशन। ये जनरल फॉर्म में हमने दो मैट्रिक्स का समीशन हमने लिख के दिया है। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा रफली एक तरह से देख लीजिए। A और B दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, अगर तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। मतलब चाहे आप A को B के साथ ऐड करिए और चाहे B को A के साथ ऐड करिए, रिजल्ट दोनों का इक्वल आने वाला है। ये दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करता है एडिशन? हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, सहचर्य नियम का। मतलब अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस A B C सेम ऑर्डर की हैं, तो अगर हम पहले A और B को ऐड करके एक मैट्रिक्स बना लें और फिर उस मैट्रिक्स को तीसरे वाले के साथ ऐड कर दें और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बराबर होना चाहिए या बराबर होगा, ऐसा कहें। B और C को पहले ऐड करें और फिर उस मैट्रिक्स को उठा के A के साथ ऐड कर दें, तो वो रिजल्ट इस रिजल्ट के सेम हो, इक्वल होगा। तो ये ऐसे लॉ को फॉलो करता है। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में कहा जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स का, इसमें ऑर्डर कुछ भी, नल मैट्रिक्स के साथ अगर ऐड करें तो हमें रिजल्ट वही मैट्रिक्स मिलता है। ये एडिटिव आइडेंटिटी हमें बताती है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आ जाता है, टेस्ट में आ जाता है। तो क्या है इसके अंदर भाई, अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो उसका तो एडिटिव इनवर्स में, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स के साथ हम क्या ऐड कर दें, कौन सा मैट्रिक्स इसके साथ ऐड कर दें कि रिजल्ट हमें जो है वो नल मैट्रिक्स मिले। तो आंसर इसका है कि इसी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स देखिए कैसे बनाया है, माइनस इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस इधर मल्टीप्लाई किया। अब इस माइनस को हम अंदर भेजेंगे तो सारे एलिमेंट्स के आगे ये माइनस लग गया, ये देखिए माइनस लग गया। तो इस तरीके से ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, मीन्स ये जो है ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ये होगा। अब अगर हम इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, यानी ए को ऐड कर देते हैं माइनस ए के साथ, तो रिजल्ट हमें उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ए का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे माइनस ए का योज्य प्रतिलोम, ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, ये माइनस ए, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए कि आपको कोई मैट्रिक्स उठा के ये दे दिया और आपसे कहे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसके सारे एलिमेंट्स का साइन उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर साइन प्लस कर देते, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस 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 कर देंगे। ये वाला जो हो जाएगा मैट्रिक्स, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद आता है किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये रहा मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे सपोज के ले लिया, के की जगह जैसे 1 2 3 -2 कुछ भी हो सकता है, तो के से मल्टीप्लाई किया इधर और के से मल्टीप्लाई किया इधर, ये देखिए। अब के को अंदर मैट्रिक्स के भेज देंगे, कहाँ भेजेंगे, अंदर, और वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर क्वांटिटी, किसी भी अवयव का अदिश राशि के साथ गुणा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे ऊपर हमने ये देखिए मैट्रिक्स एक ले रखा है, और अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड राइट साइड में भी 5 से। अब ये 5 जो है वो अंदर भेजेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया। ये किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इस तरीके हमने इस वीडियो में लगभग प्रॉपर्टियाँ ये पढ़ ली। अब मेन प्रॉपर्टी इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का काम समझ लीजिए उसका बेस तैयार हो जाता है। तो ये अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए अगली वीडियो बना के रखेंगे। थैंक यू।